हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। तो आज के लेक्चर में हम 26 सितंबर शिफ्ट 1 का मैथ्स का पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स इन लैक्स यूनिट ऑफ 4 सिटीज़ इन डिफरेंट ईयर्स। स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन इन दिल्ली एंड कोलकाता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2019 टू 2022। ठीक है, ये फिगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ब्लू वाला है ना वो दिल्ली है हमारा। ठीक है, ये 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022। और ये जो ऑरेंज टाइप है ये है चेन्नई, और ये ग्रे टाइप है मुंबई, एंड जो येलो है वो है कोलकाता। तो हमें दिल्ली एंड कोलकाता का जो रेशियो है ना एवरेज प्रोडक्शन का, वो हमें फाइंड आउट करना है किस ईयर के लिए, 2019 से 2022 तक। ठीक है, तो दिल्ली वाला देखेंगे। दिल्ली वाला यहाँ पर क्या है 600, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 450, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 350, यहाँ पर है 800। ठीक है, तो दिल्ली का मैं टोटल सम निकाल लेता हूँ। तो दिल्ली का होगा मेरा 0, ये हुआ 5, 5 दूनी 10, एक आया मेरे पास 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22। तो 2200 मेरे पास टोटल आया। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हुआ 4 5 20, 4 5 20, 5 0, 550 मेरे पास क्या है दिल्ली का एवरेज आ गया टोटल प्रोडक्शन का। ऐसे ही मैं कोलकाता का निकालूंगा। कोलकाता कैसे निकालूंगा, ये वैल्यू है मेरे पास 500, ये वैल्यू है मेरे पास 400, ये वैल्यू है मेरे पास 250, और ये वैल्यू है मेरे पास 650। तो इनका एडिशन करूँगा मैं, तो 0 0 0 0 0 आया। इसके बाद में 5 10, दैट्स इट, एक आया। 6 1 7 8 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 13 और 5 18। इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो ये आया मेरे पास 416, 4 5 20, 450। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है। तो 55 0 अपॉन में 45 एंड 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 से जा रहा है, ये 11 टाइम जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा। तो 11:9 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। In a class of 150 students, the girls are 60, the average weight of boys is 52 kg and that of girls is 48 kg. What is the average of whole class? तो पूरी क्लास का एवरेज निकालना है हमें। तो एक क्लास के अंदर 150 स्टूडेंट है, 60 जिसमें से क्या है गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितने होंगे इसमें से, 60 माइनस कर देंगे, 150 में से 90 बचे। एंड गिवन क्या है, बॉयज़ का एवरेज कितना है 52 एंड गर्ल्स का कितना है 48। तो पूरी क्लास का एवरेज निकालना है हमें। तो इस केस में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो नंबर्स होते हैं ना गर्ल्स एंड बॉयज़ का, उसको रिड्यूस कर लेते हैं। क्यों, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो ये 30 से जा रहा है, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। अब एज्यूम करते हैं हम 2 गर्ल्स है एक क्लास के अंदर, उनका एवरेज कितना है 48, और 3 बॉयज़ है उनका एवरेज कितना है 52। तो टोटल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स होंगे, 2 + 3, उनका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नेट एवरेज इक्वल्स टू N1A1 प्लस N2A2 अपॉन में N1 प्लस N2। वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 48 प्लस का 3 × 52 अपॉन में 5। तो ये हुआ मेरे पास, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 1 96, प्लस ये होगा 3 दूनी 6 और 3 5 15, 156 अपॉन में 5। एडिशन करते हैं इसका, 6 दूनी 12, असल पाई 1, ये हुआ 10 से 5 15, 5 असल पाई 1 2, 252 अपॉन में 5, तो 55 25। तो 50.4 के लगभग मेरा आंसर आ रहा है। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन ए ट्राइंगल ABC, इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल B 90 डिग्री। तो एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं यहाँ पर B जो एंगल है ना, B पॉइंट है वहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। AB की लेंथ गिवन है 28, AB की लेंथ गिवन है 28, BC की लेंथ कितनी है 96, BC की लेंथ है मेरे पास 96। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, एक इन सर्कल होता है, एक सर्कम सर्कल होता है। ठीक है, तो सर्कम सर्कल क्या होता है हमारे पास, जो वर्टेक्स होते हैं ना उनसे पास होने वाला एक सर्कल।
तो लगभग लगभग ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो सर्कम सर्कल होगा ना, सर्कम सर्कल, इसका हमें एरिया निकालना है। तो जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस केस में हमारा फॉर्मूला होता है सर्कम सर्कल का, सॉरी, तो सर्कम सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो नॉर्मल सर्कल है, तो उसका एरिया होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। बट आर रेडियस मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जब ट्रायंगल मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, वो होता है हाइपोटेनियस बाय 2। तो हमें क्या करना है, सिंपली हाइपोटेनियस निकालनी है, उसके बाद में उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी, रेडियस को इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस निकालते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं ये एज्यूम करके चलूँगा कि एग्जाम में मेरे पास वो ट्रिपलेट ही होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि मैं सोल्व करूँ बैठ के वहाँ पर पाइथागोरस इक्वेशन लगाऊँ, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करूँगा, कैसे करूँगा, 28 एक साइड, एक है 96, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आऊँगा। 4 से कट रहा है, ध्यान रखना, हमें याद रखना है कि 4 से कट रहा है, क्योंकि उस टाइम फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये 4 से कटेगा, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो अब हमें पता है कि एक ट्रिपलेट होता है हमारे पास 7, 24, 25, ठीक है। तो 25 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हाइपोटेनियस आ गई, तो यहाँ से 25 आ गया। बट लेकिन ये 25 जो आया है ना, ये क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो इसको मैं क्या करूँगा, मतलब इनकी फॉर्म में 28, 96 इनकी फॉर्म में लाऊंगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 25 चौक 100, तो ये वाली जो साइड आएगी ना मेरी 100 आएगी। तो इस तरीके से हम ट्रिपलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस आ गई, यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, वो होगा 100/2, 50। अब 50 को सिंपली इस फॉर्मूले में रखो, तो ए इक्वस टू पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.14 इंटू 50 इंटू 50, तो ये होगा, ये 2 जीरो से मेरे पास ये डेसिमल हट जाएगा। अब 314 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हुआ 25 चौक 100, फिर आया 25 चौक 100, 10 आया मेरे पास, 25 और 10 35 का 5 3, 25 75 और 3 78, तो 7850, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स आर द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज टुगेदर इक्वल, ठीक है। 3 कंपनीज मेरे पास गिवन है, पी क्यू एंड आर, और ईयर्स गिवन है, इनके टोटल इंपोर्ट्स गिवन है, एक्सपोर्ट गिवन है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कौन से ईयर्स के लिए द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज टुगेदर इक्वल, जो टोटल एक्सपोर्ट है ना इन तीनों कंपनीज का, वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनका टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल एक्सपोर्ट निकालना है ना। तो जल्दी जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। ये 00 आया, 5 4 9, फिर ये आया 4 4900, इसका कितना आएगा 3 0, ये आया 4 3 7 और 2 9, इनका 00 5 और ये 5 5500, ये आएगा मेरे पास ट्रिपल जीरो, यस, और 3 3 9, तो 2 वैल्यू मेरे पास इक्वल आ गई, तो यही आंसर होंगे मेरे पास, कौन सा, 2018 एंड 2020, तो 2018 एंड 2020, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 3 people A, B and C invest in a business in the ratio 2:3:5, ठीक है। It was decided that 9% of the profit will go to charity. If the total profit was 2,50,000, then find the share of C, ठीक है। C का प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है, तो जिस रेशियो के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं ना, उसी रेशियो के अंदर प्रॉफिट डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, जो प्रॉफिट हमारे पास टोटल कितना हुआ है 2,50,000, इसमें से 9% तो उसने चैरिटी को दे दिया, बचा कितना 91%, ठीक है। क्योंकि जो 9% था ना, वो तो चला ही गया, ठीक है, वो डिवाइड नहीं होगा इस वजह से। तो हम क्या करेंगे, जो 91% हुआ ना, उसको डिवाइड करेंगे इक्वली। तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:3:5 के रेशियो में। तो सी का पार्ट कितना है, तो 5 अपॉन में टोटल कितना है 2 और 3 5 और 5 10, तो 5/10 मतलब 1/2, तो 1/2 शेयर किसका हुआ, सी का। तो सी का प्रॉफिट हमारे पास इतना होगा, कैंसिल करते हैं, 2 0 से 2 0, ये आएगा 25, ये 0 कट जाएगी ना, 5 आएगा, तो 25 5 125, इसको 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिंपली 125 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 125 इंटू 9 5 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 और 2 11, तो ये वैल्यू आई मेरे पास 5 7 3 1 1, तो 11,375,
सॉरी यहाँ पर 4 जीरो आएंगी, ठीक है, यहाँ पर 4 जीरो आएंगी, 1 जीरो और आएगा तो यहाँ पर 1 जीरो 1 बढ़ जाएगी। तो ये वैल्यू होगी मेरे पास 1,13,750, 1,13,750। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गिवन ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक इक्वेशन गिवन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस अलोंग विद द गिवन इक्वेशन फॉर्म ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन की बात हो रही है। एक इक्वेशन मेरे पास गिवन है, दूसरी मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वस टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वस टू c1 अपॉन c2। ये रेशियो होता है मेरे पास, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो दो लाइन होती है ना वो पैरेलल होती है एक दूसरे से। उस केस में क्या होता है कि एक भी पॉइंट दोनों का मैच नहीं करता, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट्स का रिलेशन होता है ना, इसको चेक करेंगे हम। तो सिंपली क्या करेंगे, a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, b2 की वैल्यू कितनी है मेरे, b1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, और c1 की वैल्यू कितना है, ये है -8, ठीक है। अपॉन में एक एक करके रखते हैं, 10, 14 एंड 16, 10, 14 एंड 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे -16 है, सॉरी। तो यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 7 दूनी 14, और ये 8 दूनी 16। बट ये b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो रहा है। तो इस केस में क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। पैरेलल नहीं होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला रिलेशन है ना, ये हमारा ट्रू नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये केस नहीं होगा मेरे पास। सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पर आया 5, 7, 16, तो ये आया 5, ये आया 7, और यहाँ पर आया -16। तो यहाँ पर देखो, एक 1 टाइम जा रहा है, ये 1 टाइम जा रहा है, और यहाँ पर 2 टाइम जा रहा है। तो ये तो इक्वल आ रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट ये जो थर्ड वाला है ना, ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर चेक करना है तो आगे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 5x -7x, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर -7 रखेंगे ना तो ये -1 आ जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू -1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, और इस केस में ये तो रिवर्स हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ़ 1875 बिकम्स 2625 रुपीज़ इन 4 years, what will be 24,000 become at the end of 9 years at the same rate of interest under simple interest, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है I = P/R/T, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को R की वैल्यू गिवन नहीं है, तो R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो P कितना है मेरे पास 1875, इंटू में R से सेम ऐसे रखता हूँ, एंड T की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 years इक्वल्स टू, अब ये क्या है गिवन है मेरे पास, यहाँ पर अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो इससे इंटरेस्ट निकालूंगा तो क्या करूँगा, 2625 में से 1875 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 0, और ये हुआ 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5, ये बचा 5, 15 में से 8 गया 7, 750। तो 750 मेरे पास क्या है यहाँ पर इंटरेस्ट। तो यहाँ से मैं रेट की वैल्यू निकालूंगा 750 अपॉन में 4 × 1875, ठीक है। सेम अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि 24,000 पे 9 साल पे सेम इंटरेस्ट पे सेम रेट पे कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है हमें, और उसको फिर अमाउंट के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब 24,000 के अंदर ऐड करना है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, तो 24,000, आर की वैल्यू कितनी है 750 अपॉन में 4 × 1875 इंटू में 9 years इंटू 9। तो ये मेरा इंटरेस्ट होगा इसके लिए। तो ये इसको कैंसिल करते हैं, 25 × 75 30, ये कितना जाएगा 25 175, तो फिर 7 और 5 कितना हुआ 12 125 55 125 75, ठीक है। तो फिर 25 से जा रहा है 25 75, और यहाँ से 25 चौक 100, मतलब 240 इंटू 4, और 4 से 4 गया मेरा। अब 3 से ये जा रहा है, 10 बचा यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 240 इंटू 9 इक्वल्स टू आई। तो आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 00, 9 चौक 36, 3, 9 दूनी 18, 3 18 और 3 21। तो 21,600 मेरा क्या आया इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट कितनी होगी मेरी 24,000 में
21,600 ऐड कर देंगे तो 600 और ये हुआ 5 और ये हुआ 4, तो 45,600 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ़ 3 16 का क्यूब माइनस 6 क्यूब अपॉन में 16 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे हम। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये होगा 3 16 का क्यूब माइनस का 6 क्यूब इक्वल्स टू 30 16 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस का क्यू। तो इसको मैं 3 से कैंसिल करूँगा तो ये 10 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का ए बी। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 16 माइनस का 6 16 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस का 16 इंटू 6 इक्वल्स टू 10 16 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस का क्यू। तो इसको देखूंगा मैं तो ये सिमिलर सा लग रहा है, कंपेयर करूंगा मैं दोनों साइड। तो ये हो गया 10 इक्वल्स टू 10 आ रहा है। ठीक है, 16 से मैच कर रहा है, 6 से मैच कर रहा है, और तो क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 16 इंटू 6। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 96। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इसमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें सोल्व करनी है। ठीक है, तो हमें कुछ फॉर्मूला याद होने चाहिए। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 3 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बचेगा 5 कोस साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये होगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये हुआ 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 प्लस 2 5 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं 5 कॉमन लूँगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें पता है, यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है ये, इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये होगा 5। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ़ 48 डिग्री प्लस के इज़ एन एक्यूट एंगल एंड साइन 48 डिग्री प्लस के इक्वल्स टू कोस 13 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो कभी भी एक्सप्रेशन के अंदर ऐसी वैल्यूज़ आ जाए ना, थीटा की वैल्यू ऐसी आ जाए जो हमें पता ना हो। फॉर एग्जांपल 13 डिग्री हमें वैल्यू पता है, नहीं पता है, एग्जामिनर ऐसा भी नहीं देगा कि हम सोल्व करने बैठे हैं इसे, तो ये होगा भी नहीं पहली बात। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि साइन थीटा या फिर साइन ए इक्वल्स टू कोस ए कोस बी कब इक्वल होते हैं, जब ए प्लस बी दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 48 प्लस का के प्लस का 13 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस का 48 माइनस का 13। तो सबसे पहले मैं 19 में से 48 डिग्री सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये आएगा मेरा 32 या फिर 42 आएगा ये। ठीक है, तो 42 यहाँ पर आ गया माइनस का 13, इसमें से फिर दोबारा से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 12 में से 3 गया 9, 3 में से 1 गया 2, तो 29 डिग्री। तो 29 डिग्री किसकी वैल्यू आएगी, के की। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 920 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 4। ये एक्सप्रेशन ऐसे क्यों लिखा है, मे बी ये एक्सप्रेशन ऐसे हो 920 और मल्टीपल ऑफ कोई नंबर है n प्लस का 2। इस नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे किससे 4 से डिवाइड करूँगा ना तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट है ना, 4 से डिवाइड हो रही है। तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और इस केस में कितना आएगा रिमाइंडर 2। तो टोटल रिमाइंडर कितना आएगा, 0 प्लस 2 2। तो 4 से डिवाइड करने पर इस एक्सप्रेशन को हमारे पास 2 रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एनुअल इनकम ऑफ 5 स्कूल्स इन लैक्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई जेड यू एंड वी। ठीक है, इसमें इनकम का ब्रेक है, ट्यूशन फ़ी, सेमेस्टर फ़ी, डोनेशन फ़ी, मिसलेनियस एंड टोटल। इन केस ऑफ हाउ मैनी स्कूल्स द इनकम बाय सेमेस्टर फ़ी, इनकम बाय सेमेस्टर फ़ी ये है इनकम सेमेस्टर फ़ी की। ठीक है, इज़ लेस देन 3 टाइम्स ऑफ डोनेशन। तो डोनेशन क्या है हमारे पास ये, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने स्कूल्स के लिए, ठीक है, सेमेस्टर की फ़ी
3 गुना किसके, डोनेशन की फीस से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुना इसका निकालूंगा मैं, तो यहाँ से मैं 3 गुना इसका निकालूंगा, तो इसका 3 गुना होगा 42, इसका होगा 17 34 17 51, इसका होगा 14 14 28 14 42, इसका होगा 150, इसका होगा 57। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि सेमेस्टर फ़ी कितनों के लिए कम है डोनेशन फ़ी से। ठीक है, तो 43 42 से लेस नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 56 51 से लेस नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखो 39 42 से लेस है, तो ये आंसर होगा एक आंसर हमारे पास। यहाँ देखेंगे 89 लेस है 150 से, दूसरा आंसर है हमारे पास। तीसरा देखेंगे 59 बड़ा है किससे, 57 से, ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो कितने आंसर लेस हैं, ऑप्शन ये जेड एंड यू है, तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा 2, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर whose फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल्स टू इट्स थर्ड पार्ट डिक्रीज्ड बाय 7, फाइंड द हाफ ऑफ द नंबर। ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, लेट्स से वो नंबर क्या है हमारे पास, x है, तो x का 1/5, यहाँ पर सिंपली बोल रहा है, चेन मेथड से चलेंगे हम, whose 1/5 इंक्रीज्ड बाय 5, तो 1/5 क्या होगा उस नंबर का, x/5, और इंक्रीज किससे कर दें हम, 5 से। ठीक है, इज इक्वल्स टू इट्स थर्ड पार्ट, तो इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, x/3 डिक्रीज्ड बाय 7, तो इसको डिक्रीज करेंगे 7 से, तो ये इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गई। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो ये होगा x/5 माइनस का x/3 इक्वल्स टू माइनस का 7 माइनस का 5। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये होगा x/3 माइनस का x/5 इक्वल्स टू ये होगा 12, प्लस का हो जाएगा क्योंकि -12 है ना वो, तो इसका एलसीएम लूँगा तो ये होगा 15, 5x माइनस का 3x इक्वल्स टू 12, तो ये वैल्यू होगी मेरे पास 2x इक्वल्स टू 12 × 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 15। अब यहाँ से देखूंगा मैं क्या पूछ रहा है, वो हाफ ऑफ द नंबर पूछ रहा है, तो इसका हाफ करूँगा तो ये क्या होगा, ये होगा 6 × 15/2, तो ये होगा 45, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ़ a इज एन एक्यूट एंगल एंड tan a प्लस cot a इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है मेरे पास, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, तो tan a प्लस का cot a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan a, 1/tan a इक्वल्स टू 2। तो कभी भी हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होती है ना, उस केस में ये वैल्यू भी मेरा क्या होता है, 1 होता है, और ये भी कितना होता है, 1। तो इस केस में tan a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1। तो tan a की वैल्यू कहाँ पर 1 आती है, 45 डिग्री पे, तो इस केस में tan a भी 1 होगा और cot a भी 1 होगा, तो 1 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये इक्वेशन आएगी 7 माइनस का 6 प्लस का 8, तो ये होगा 8 7 15, 15 में से 6 गया 9, तो 9 मेरा आंसर होगा ऑप्शन। तो यहाँ पर देख लेना मेरा 9 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, 9 ही आंसर होगा जहाँ तक मेरे को पता है, अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप कमेंट में बताना मेरे को। 2 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 220 मीटर, तो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है सर्कुलर ट्रैक की कितनी है, 220 मीटर। रवि है एक बंदा जो कि रन करता है एट ए स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड, तो रवि की स्पीड कितनी है, 22 मीटर पर सेकेंड, एंड कपिल की कितनी है, 11 मीटर पर सेकेंड। द स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो पहले टाइम के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि वो कब मिलेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइम होता है ना, पहले टाइम कब मिलता है, तो उस केस में टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 220 मीटर, तो 220 मीटर है, और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर वो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है स्पीड्स का में, तो 22 माइनस 11, तो ये हुआ 220 अपॉन में 11, तो ये बचा मेरे पास 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स बाद में वो एक दूसरे को मिल जाएंगे, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी बाई 8% एंड देन ही अनाउंसेज ए डिस्काउंट ऑफ 18%, तो हमें एक्चुअल डिस्काउंट बताना है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है वो, 8% से बढ़ाता है और 18% से डिक्रीज़ कर देता है, तो इस केस में हमारा जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा ना, वो क्या होगा, वो होता है हमारे पास
प्लस का 8 माइनस का 18, ये हुआ माइनस का 8 इंटू 18 अपॉन में 100। सिंपली हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, x प्लस वाई प्लस का x इंटू वाई बाई 100। तो ये नेट इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करूँगा मैं, मतलब सोल्व करूँगा इसे, तो क्या आएगा, ये माइनस का 10 हुआ, ये माइनस का 8 हुआ 64, 6 8 और 6 14, तो 144 आया मेरे पास। तो 1.44 तो ये वैल्यू आई मेरे पास माइनस का 11.44। तो इतना डिस्काउंट होगा मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ़ बुक्स बोट एट ए प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 200 टू 260, ठीक है। तो एक बुक खरीदी गई है किस प्राइस पे, 200 से 260 की रेंज पे, एंड सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ रेंजिंग 250 से 300, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 25 बुक्स। तो 25 बुक्स सेल करने में उससे कितना प्रॉफिट होगा। अब मेरे को आप यहाँ पर ये बताओ, ये उसका सीपी है, ठीक है, इतने में उसने बुक खरीदी है, और ये उसका एसपी है, ठीक है। तो सीपी के केस में मैं क्या करूँगा कि मेरा सीपी ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, ठीक है। तो बोलोगे आप कि कम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट प्राइस होगी ना सीपी की वो उठाएंगे। तो यहाँ से लोवेस्ट कितनी है, 200। और मैं बोलूँ अब बेचोगे किस पे, तो आप बोलोगे मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचूंगा। ये तो कंसेप्चुअल है सीधा, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो एसपी का प्राइस होगा ना वो कितना होगा, 300। तो इस प्राइस पे मैं उसको बेचूंगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, जो मेरा सीपी है ना ये 200 हो गया मिनिमम, और एसपी कितना हो गया, 300। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, प्रॉफिट मेरा 300 माइनस का 200 कितना है, 100, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आ गया मेरे पास। अब 25 का निकालना है, तो 25 को डायरेक्ट मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा एक के प्रॉफिट को, तो 2500 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फ्रॉम ए पॉइंट ए विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सी, ठीक है, विद रेडियस 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ए बी एंड ए डी टू द सर्कल आर ड्रॉन, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज, ठीक है। तो फिगर फॉर्म करते हैं इसका। एक सर्कल सी गिवन है हमारे पास, उसका सेंटर क्या है मेरे पास, सी, या लेट से ओ मान लेता हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट गिवन है ए मेरे पास, तो ये सेंटर से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है मेरे पास, वो है 17, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई 17। अब इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, एक ये वाली टेंजेंट, ठीक है। इस नाम क्या है इसका, बी एंड डी, ये बी है एंड ये डी है। यहाँ पर सेंटर्स का नाम उसने सी रखा है, तो लेट से हम सी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, यहाँ से मैं इसको मैच करूँगा तो ये 90 डिग्री का हुआ, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास गिवन है कितनी, 8, और इसकी भी कितनी है, 8। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि जो ये लेंथ है ना, ए डी एंड ए बी, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, तो इस केस में ये दोनों सेम होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसका मैं एरिया कैसे निकालूंगा, अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी 3 साइड्स गिवन है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो ये है मेरे पास बी, ये है मेरे पास सी, और ये है मेरे पास ए। तो ए सी की जो लेंथ है ना मेरे पास, ये गिवन है 17, और ये जो सी बी की लेंथ है मेरे पास 8। तो यहाँ पर मैं बेस का साइड जो है ना वो निकालूंगा, तो हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है 8 8 15 17, ठीक है। ये याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो 8 15 17, अब हम मेरे पास क्या आ गया, बेस भी आ गया और हाइपोटेनस भी आ गई, सॉरी हाइपोटेनस भी आ गई और परपेंडिकुलर भी आ गया। तो यहाँ से मैं एरिया निकालूंगा इस ट्राइंगल का, तो वो होगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो ये होगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 8 और बेस कितना है 15, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम 15 चौक 60, तो 60 मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो टोटल कितना आएगा, 60 इंटू 2 120। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 7:8:3, ठीक है, इस रेशियो के अंदर है तीनों एंगल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट मेरे पास कौन सा है, 8, तो 8 मेरे पास यूनिट लार्जेस्ट एंगल है। टोटल कितना होगा, 8 7 15 और 3 18, तो ये है 18। बट लेकिन हमें पता है
कि जो ट्रायंगल्स के सारे सम का एरिया कितना सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पर 18 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को। ठीक है, तो इसको मैं 180 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, जो 8 डिग्री लार्जेस्ट जो एंगल है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जा रहा है 10 टाइम्स, तो ये हुआ 80। तो 80 डिग्री मेरा लार्जेस्ट एंगल होगा। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। What is the total surface area of a cone whose curved surface area is 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन गिवन है। ठीक है, इसमें ये लेट से आर रेडियस है, ये हाइट है मेरे पास h और ये है l। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, जो हमारे पास सी एस ए गिवन है ना, सी एस ए वो कितना गिवन है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, इसको मैं और दूसरी टर्म में लिखूँ तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है मेरे पास पाई आर एल, ये है सी एस ए। कई लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले सी एस ए में सी एस ए का फॉर्मूला रखेंगे, वहाँ से एल निकालेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया वाले में इस फॉर्मूले में रखेंगे, उसको वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन हमने डबल कर ली, लेकिन करना ही क्यों है, डायरेक्ट सी एस ए पुट करेंगे ना। तो यहाँ से 22/7 हुआ, पाई की वैल्यू, आर क्या है मेरे पास 7, तो 7 × 7, और सी एस ए की वैल्यू 550 डायरेक्ट रखेंगे हम यहाँ पर, तो 550। तो यहाँ से एक साथ गया, ये हुआ 7 दूनी 14, और ये हुआ 7 14 1 15 154 प्लस 550। तो ये हुआ मेरा 407, तो 704 मेरे पास आंसर आएगा। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 पाइप कैन फिल ए टैंक 4 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर। तो एक पाइप है मेरे पास, लेट से दो ए एंड बी, दो पाइप है मेरे पास ए एंड बी। तो ये क्या बोल रहा है, 1 पाइप कैन फिल ए टैंक 4 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। मतलब अगर इस पाइप की इफिशिएंसी 1 होगी ना, तो इसकी कितनी होगी, एज फास्ट एज बोला है, मोर नहीं बोला, इसका मतलब ये 4 होगा। ठीक है, मोर एंड एज फास्ट एज में डिफरेंस होता है। ठीक है, मोर में हम क्या करते हैं, जो उसकी करंट एफिशिएंसी है ना उसमें ऐड करते हैं कुछ, और एज फास्ट एज में क्या होता है, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उसकी इफिशिएंसी से। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स है, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एक को। इफ़ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 48 मिनट्स। अगर दोनों मिलके, तो दोनों मिलेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास, दोनों की होगी 4 प्लस, टोटल एफिशिएंसी 4 + 1 = 5। ठीक है, तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकालूँगा। टोटल वर्क क्या होगा, 5 यूनिट 1 मिनट के अंदर करते हैं, तो 48 के अंदर कितना करेंगे, ये मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये बोल रहा है द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन। तो स्लोअर पाइप कौन सा है, जो कि ये वाला है, जो एक टाइम के अंदर, 1 यूनिट टाइम के अंदर 1 यूनिट ही फिल करता है। ठीक है, तो इसका मैं टाइम निकालूंगा, तो ये होगा टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 5 × 48 अपॉन में एफिशिएंसी कितनी होगी 1। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 8 × 5 = 40, 4 5 × 20 24, 240। तो 240 मिनट्स क्या होंगे उसे स्लोअर वाले पाइप को लगेंगी फिल करने के अंदर। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट स्कूल्स ड्यूरिंग द ईयर 2021 to 2022। तो 4 स्कूल है मेरे पास, और यहाँ पर 21 और 22 के लिए इन स्टूडेंट्स के नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। इफ़ देयर वॉज ए टोटल नंबर ऑफ 16,000 एंड 18,000 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 2022 रेस्पेक्टिवली। तो 2021 में जो टोटल होगा ना, वो कितना गिवन है मेरे पास, ये गिवन है 16,000, और 2022 में कितना गिवन है 18,000। ठीक है, ये एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है उनका यहाँ पर। अभी क्या बोल रहा है, देन द डिफरेंस इन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल 4 इन 2022। तो स्कूल 4 के अंदर 2022 है ना, उसके अंदर ये वाला होगा। ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू 2021, तो 2021 में कितना होगा 23। ठीक है, तो इन दोनों का मेरे को डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सिंपली 23%, अगर इन सबको ऐड करोगे ना, तो ये मेरा 100 के इक्वल आएगा। 4 3 7 5 12 8 20 20, और ये 80, 100 हो गया ना। तो ये टोटल 100 है मेरे पास, नीचे वाला भी 100 है, क्योंकि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ना 4 स्कूल के अंदर। तो यहाँ से मैं देखूँगा कि 22%
2022 में स्कूल 4 के लिए कितने नंबर्स होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो मैं 18,000 टोटल का 22% निकाल लूँगा, तो ये होगा मेरा 18 दूनी 36 इंटू 11, क्योंकि मैंने 2 इंटू 11 लिख लिया इसको, क्योंकि 11 से मल्टीप्लिकेशन ईजी होता है ना। तो ये होगा 6, 9, 3। तो 396 स्टूडेंट्स स्कूल 4 के लिए 2022 के अंदर स्कूल 4 के अंदर गए हैं, ठीक है। 2021 के अंदर भी ऐसा ही निकालूंगा, तो 23% किसका, 16,000 का। तो ये 2 जीरो, ये 18,000 था ना, तो 1 जीरो और आएगी ना यहाँ पर, तो 3,960 आएगा यहाँ पर। 1,800 था या 18, यस 18,000 है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली इसका निकालूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब मैं 16 160 को मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 0 6 बार 36 18, 1 3 रिक 4 480 इंटू में 0 6 दूनी 12 2 सल्फाई 1 2 रिक 3। तो ये आया मेरे पास 0 8 6 3, तो 3,680। तो अब सिंपली क्या करना है, मेरे को दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। तो 3,960 में से 3,680 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये होगा मेरा 0। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 6 गया 2, तो 280 दोनों का डिफरेंस आया। तो 280 ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। In a room there are some chairs and some people. If on each chair only one person is seated, then there is no chair for exactly one person. ठीक है। If on each chair two person sits, then there is one vacant chair. What is the number of chairs in the room? ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। लैंग्वेज को ऐसा घुमाया हुआ है, ऐसा घुमाया हुआ है कि अगर कोई कंसेप्ट तरीके से सीखेगा नहीं ना, तो फंस जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेट से मैं मान लेता हूँ इसको, नंबर ऑफ़ चेयर कितनी है मेरे पास, x है, और पीपल कितने हैं मेरे पास, y है। अब ये बोल क्या रहा है, इफ़ ऑन ईच चेयर ओनली वन पर्सन इज सीटेड, देन देर इज़ नो चेयर फॉर एग्जैक्टली वन पर्सन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक चेयर पे मैं एक पर्सन बैठाता हूँ ना, तो एक पर्सन को चेयर ही नहीं मिलती, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं y पर्सन लेता हूँ ना और x चेयर पे बैठाता हूँ, तो एक चेयर कम पड़ जाती है, तो मेरे को एक चेयर बढ़ानी पड़ेगी ना। तो एक चेयर को मैं बढ़ाऊँगा, तो अब ये जो चेयर्स का नंबर है ना, पर्सन्स के नंबर के इक्वल आएगा। तो ये इक्वेशन 1 होगी मेरी, ठीक है। इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इफ़ ऑन ईच चेयर 2 पर्सन सीट्स, देन देर इज़ 1 वैकेंट चेयर। अब क्या बोल रहा है कि एक चेयर के ऊपर 2 पर्सन बैठते हैं। अब ऐसे समझो, मेरे पास x एंड y, ये चेयर एंड ये पर्सन है। 2 पर्सन है मेरे पास, कितनी चेयर पे बैठेंगे, एक पे। 4 पर्सन है, 2 पे बैठेंगे। 6 3 पे बैठेंगे। मतलब मेरे को x को इक्वल करने के लिए, y के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यही है ना 2x, तो 2x 2 4 6 तभी तो इक्वल आएगा। तो इस केस में 2x की वैल्यू है ना, किसके इक्वल होगी, ये होगी 4 के इक्वल, सॉरी y के इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है, क्या है, ये आगे बोल रहा है देन देर इज़ 1 वैकेंट चेयर। एक चेयर क्या हो जाती है मेरे पास, वैकेंट हो जाती है। एक चेयर मतलब खाली हो गई, मतलब खाली होगी तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, ठीक है। यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तभी तो नंबर इक्वल आएगा। बट लेकिन सब्ट्रैक्ट एक क्यों नहीं करूँगा, 2 करूँगा। क्यों, क्योंकि एक चेयर के ऊपर 2 पर्सन बैठते हैं। या तो ऐसे कर लो, या फिर इसी इक्वेशन को ऐसे लिख लो, 2 है, एक चेयर कम बैठ जाती, खाली पड़ जाती है, मतलब खाली रहती है, तो एक माइनस कर देंगे इसमें से, ये y के इक्वल होगा। या तो ऐसे कर लो, दोनों सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास दोनों इक्वेट हो गए। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों के इक्वल फॉर्म करूँगा, तो ये होगा 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू x प्लस 2, सॉरी x प्लस 1 आएगा ना, x प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3। तो नंबर ऑफ चेयर कितने होंगे मेरे पास, 3। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 4 ट्राइंगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी के बेस पे ये प्रॉब्लम है। ऑप्शंस गिवन है मेरे पास 4, ठीक है। देखना है कौन से सही है और कौन से गलत है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री, हाँ होता है, हमने पढ़ा है ये, तो ये सही है। ऑल इंटीरियर एंगल्स कैंट बी इक्वल, ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की केस में देखा था कि 60 डिग्री होता है तीनों इक्वल में, तो ये गलत हो जाएगा। कैन हैव एट मोस्ट 1 ऑब्ट्यूज एंगल, ये बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक एंगल ही हमारे पास ऑब्ट्यूज हो सकता है, ये सही बोल रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो 90 डिग्री से एंगल बड़ा होगा। अगर मैं 2 एंगल 90 डिग्री से एंगल बड़ा कर दूंगा तो 180 डिग्री से बड़े हो जाएंगे वो एंगल, ठीक है। तो उस केस में हमें पता है कि
तीनों एंगल्स का सम ही 180 होता है, तो बड़ा कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में एक ही ज़्यादा, मतलब एक ही एंगल तीन में से ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। चौथा क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू द थर्ड साइड। तो ये बोल रहा है कि दो साइड्स के सम है ना, तीसरी साइड के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होगा, ठीक है। बट ये मे और मे नॉट बोल रहा है, तो ये गलत होगा। तो ऑप्शन हमारे पास ए एंड सी करेक्ट होंगे। ए एंड सी वाला ऑप्शन कौन सा है, ए एंड सी, ए एंड सी। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टू सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज of 25% each is by what percent less than the two successive percentage increase of 25% each। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दो सक्सेसिव डिस्काउंट ले रहा हूँ 25% के, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, दो सक्सेसिव डिस्काउंट ले रहा हूँ इंक्रीमेंट के 25-25। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा मेरे पास, ये होता है x प्लस वाई प्लस का x इंटू वाई अपॉन में 100। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 25 इंटू 25 625 होता है ना, डायरेक्ट 625 लिखो अपॉन में 100। तो ये होगा, और ये कितना होगा, 25 प्लस 25 प्लस का 625 अपॉन में 100। तो ये वैल्यू होगी मेरे पास माइनस का 50 प्लस का 6.25, और ये कितना होगा 50 प्लस का 6.25। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास, तो यहाँ बोल रहा है कि ईच इज़ बाई वोट परसेंट लेस देन द टू सक्सेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट में इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये होगा मेरे पास 50 माइनस का 6.25, ये डिस्काउंट होगा मेरे पास। तो ये होगा 43.75, ये डिस्काउंट इसका हो गया। और इसका कितना होगा, ये होगा 56.25। तो इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो ये कितना आएगा मेरे पास, सिंपली इसका डबल आएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये तो सेम ही है भाई, यही तो डिफर कर रहा है। तो ये होगा 12.50। तो 12.50 मेरे पास क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ। परसेंटेज निकालेंगे किसके कंपैरिजन में, 56.25 के कंपैरिजन में इंटू 100। तो ये आया 00 से 00, 25 से ज़्यादा है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, ये हुआ 25 पंजे 125। फिर 25 से ज़्यादा है, 25 नाम 225, और ये हुआ 25 दूनी 50। तो 200 में से 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 2 आया, 9 दूनी 18, तो 22.22 के लगभग मेरा आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।